दिख रहा है क्या? देखिए चेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ट देखिए, इन दिस चार्ट रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन बताता है? देखिए सेक्शन 1 तो नाम है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का नाम दिया। सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन, सेक्शन 3 इज अ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 सेज एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। एंड नाउ द 4 के बाद आता है सेक्शन 5 जो कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम अभी देखेंगे अपन, और सेक्शन 6 स्टेटस बताता है। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस इज गिवन बाय सेक्शन 6 एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज गिवन बाय सेक्शन 5। बात करते हैं इसमें। सेक्शन 6 में क्या लिखा है? दो पार्ट में बांट दिया यहां पर, इंडिविजुअल एचएफ एंड यू नो वेरी वेल दैट इंडिविजुअल एचएफ, इन इंडिविजुअल एचएफ रेसिडेंट, अगर वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और बीच में एक नया वर्ड आ गया डीम्ड रेसिडेंट, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एक क्या हो गया रेसिडेंट, और एक नॉन रेसिडेंट, और एक नया वर्ड क्या आ गया डीम्ड रेसिडेंट। जो भी कंडीशन होगी पढ़ लेंगे, इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है, दिख रहा है इंडिविजुअल के लिए। तो भैया ये जो डीम्ड रेसिडेंट है, अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट बनता है तो फिर वो एक ही टाइप का रेसिडेंट बन सकता है, और वो है एनओआर, ओआर नहीं बनेगा, ठीक है। तो या तो रेसिडेंट होगा प्लेन, तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करते याद है कि नहीं? एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं कि भैया एनओआर है कि ओआर है, और अदरवाइज डीम्ड रेसिडेंट, नया कॉन्सेप्ट, और नॉन रेसिडेंट। तो यहां पर लिखा हुआ है रेसिडेंट मे बी द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओआर बोलते हैं शॉर्ट में अपन, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं एनओआर। चलिए, तो नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास डीम्ड रेसिडेंट। देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। उसके बाद अगले पॉइंट पे देखते हैं किसका स्टेटस देख रहे हैं यहाँ पर, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी एटसेट्रा। अगर इसकी बात करें तो हमको अच्छे से पता है, सॉरी यहाँ पर इंडिविजुअल और एचएफ के लिए भी है दोनों, क्योंकि इंडिविजुअल भी ओआर हो सकता है, एनओआर हो सकता है, और एनआर हो सकता है, सही बात है। और जो फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई है बाकी, वो केवल दो ही चीज हो सकती है, क्या? रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। फंडा सेम है, कोई फर्क नहीं है। मतलब एनओआर का कॉन्सेप्ट केवल किस में आएगा? ओआर एनओआर का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल एचएफ, कंक्लूड। उसके बाद में अगर मैं सेक्शन 5 की बात करूं, जिसे क्वेश्चन भी आते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम? टोटल इनकम मतलब 5 हेड, उसमें इनकम को चार्ज करते हैं। तो अगर कोई इनकम स्कोप में ही नहीं आती तो फिर हेड की बात क्यों करेंगे अपन? फॉर एग्जाम्पल, अ नॉन रेसिडेंट इज नॉट चार्जेबल फॉर देयर आउटसाइड इनकम। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वो आउटसाइड इनकम उसकी है कि नहीं है, बट वो इंडियन इनकम टैक्स के स्कोप में नहीं आती। तो क्या वो उसको एग्जेम्प्ट बोलूंगा मैं? नहीं, स्कोप में ही नहीं आती। जो इनकम स्कोप में आती है उसको अगर आप सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट करता है तो उसको मैं एग्जेम्प्ट बोलूंगा। एग्जेम्प्ट तो उसको करते हो ना जो अदरवाइज चार्जेबल होती है, तो ये तो स्कोप में ही नहीं आती, तो एग्जेम्पशन की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 स्टेटस यहां पर लिखे हुए हैं, ओआर, देन एनओआर एंड एनआर। और इस पे अगर हम बात करें तो ओआर के लिए अगर आपको याद होगा कि हम एक वर्ड भी बोले थे, ग्लोबल इनकम इज चार्जेबल। मतलब इंडिया में कमाए चाहे फॉरेन में कमाए उसके लिए चार्जेबल है। हालांकि फाइनल में आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और डबल टैक्सेशन की रिलीफ पड़ेंगे। अगर ग्लोबल इनकम में चार्जेबल मतलब बाहर की इनकम में चार्जेबल हो गया और दूसरी कंट्री ने भी टैक्स लगा दिया तो डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो उस कंट्री के साथ या तो हमारी कंट्री का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट रहता है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर का टैक्स में छूट देते हैं, और अगर नहीं है तो डबल टैक्सेशन की रिलीफ भी होती है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनओआर की अगर हम बात करें, पहले एनआर की बात करते हैं क्योंकि एनआर बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि वो दो ही नेचर की इनकम पे चार्जेबल होता है। याद है कि कौन सी नेचर की इनकम? या तो इंडिया में एक्रूड होना चाहिए या रिसीव होना चाहिए। एक्रूड नहीं, कोई बात नहीं, रिसीव होना चाहिए। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्रूड के लिए सेक्शन 9 है, डीम टू बी एक्रूड, याद होगा, ठीक है, अभी देख लेंगे। और डीम टू बी रिसीव के लिए सेक्शन 7 है, ठीक है। चलिए, तो पहले एनआर को पढ़ रहे हैं, इनकम रिसीव्ड ऑब्लिक डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो डीम टू बी रिसीव्ड के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7, ठीक है। टू बी रिसीव्ड एक्रूड और अराइज और डीम टू बी एक्रूड और अराइज,
तो डीम टू बी एक्रूड के लिए सेक्शन 9, तो हो गया ना सेक्शन 5, 6, 7, 9, एक बच गया बस 8, वो डिविडेंड इनकम के बारे में। क्लियर है पॉइंट? तो नॉन रेसिडेंट के लिए इनकम कब चार्जेबल होगी? केवल और केवल जब इंडिया में रिसीव्ड हो या एक्रूड हो, जिसका टेबल बनाते हैं ना अपन। और हम एनओआर की बात करें तो एनओआर भैया देखो, एक्रूड और रिसीव में तो चार्जेबल होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। एक और इनकम पे चार्जेबल हो जाता है वो, और वो है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भले आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड, एक ऐसे बिजनेस से हो रही जो कि इंडिया में कंट्रोल मैनेज होता है, या फिर एक ऐसे प्रोफेशन से हो रही जो इंडिया में सेटअप होता है। तो पढ़ के देखते हैं। तो यहां पर आ गया इनकम। इस टेबल से फटाफट पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाना चाहिए आपको। इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड और एक्रूड और राइज इन इंडिया, ठीक है, ये तो है ही। ये देखिए मैं वर्ड मार्क कर देता हूं रिसीव्ड, और एक वर्ड मार्क कर देता हूं हाँ जी एक्रूड, ये तो होगा ही होगा। और उसके बाद जब एनआर चार्जेबल हो रहा है तो एनआर तो होगा ही होगा। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, इनकम विच एक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया। एक्रूड, राइज, रिसीव सब बाहर हो रही है, लेकिन खास बात क्या है, बिजनेस अगर है तो कंट्रोल, एंड प्रोफेशन है तो सेटअप इन इंडिया, मतलब इंडिया से थोड़ा बहुत कंट्रोल है। अच्छा बताओ, ये वाली इनकम हो रही है तो एनओआर पे तो चार्जेबल लिखा है, ओआर पे क्या होगा? वो तो होगा ही। अच्छा एनआर पे क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? इसी को अपन एक सिंप्लीफाइड टेबल के रूप में मैं वो भी आपको रिकॉल करा देता हूं। कैसा करते हैं? ऐसा बनाते हैं अपन, याद कीजिए, ओआर, एनओआर, देन एनआर, सही है ना। और उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं एक्रूड, फिर मैं लिखता हूं रिसीव्ड, फिर मैं यहां लिखता हूं कंट्रोल मैनेजमेंट ऑब्लिक सेटअप। याद हो जाएगा इसे? याद आ रहा है? कंट्रोल मैनेज और सेटअप। और एक हो गई अदर, या तो एक्रूड है, या तो रिसीव है, या फिर कंट्रोल मैनेज है, इंडिया के बाहर के बिजनेस है, सेटअप है, और या तो फिर प्योरली बाहर की इनकम है। तो उसके लिए कैसे टिक करते हैं अपन? इसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में टिक करते हैं अपन। इसके लिए हम करते हैं, एक्रूड है तो भैया, सॉरी, एक्रूड है तो हर कोई टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, रिसीव है तो हर कोई टैक्सेबल हो जाएगा, सही है। और अगर ये है तो के लिए दो लोग टैक्सेबल होंगे, ये नहीं होगा, और इसमें केवल ये टैक्सेबल होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। एक ही बात है, जो आपको सूट करे, बट ये समरी पढ़ते ही फटाफट रिकॉल हो जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर। क्लियर है पॉइंट? एक इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपन, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 2.16, ठीक है। इसमें लिखा है, मतलब एक इनकम की स्टेटमेंट दी हुई है। देखिए सेम क्वेश्चन आपकी शीट में भी है कि अभी फिलहाल, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो जो पढ़े हैं एक बार थोड़ा अप्लाई करते हैं इसको। मिल गया सेम क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहां पर 2021 का दिया, बस ईयर में फर्क होगा और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 21-22 सॉरी, इफ ही इज ओआर, ही इज एनओआर एंड ही इज एनआर। बस आपको बताना है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इन इंडियन कंपनी। सोचो ना यार, यहां पर एसेट कहां पर है? एसेट क्या है? शेयर। शेयर किसकी? इंडियन कंपनी की। तो एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया।
अब इंडिया की किसी एसेट को बेचने से कोई आपको गेन होगा तो दैट इज व्हाट, इनकम एक्रूड इन इंडिया। तो ये पहली इनकम किसके ऊपर चार्जेबल होगी, तीनों पे चार्जेबल होगी। एनी डाउट, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अगर मैं यहां पर यहीं पर लिख दूं 15,000, 15,000 और 15,000, तीनों पे चार्जेबल होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड, डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। अब बताओ भैया ये कैसी इनकम है, ये जापानीज कंपनी की इनकम है, मतलब एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी वही है और कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो भैया इसमें केवल एक ही बंदा चार्जेबल होगा और वो है ओआर। तो क्या मैं यहां पर ओआर में 10,000 प्लस 10 लिख दूं, मैं इसको छोड़ देते हैं बाकी। उसके बाद देखते जाइए, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन ए बैंक इन लंदन, मतलब एक्रूड कहां हुई है, जो पूछ रहा हूं वो बताना है ना, आंसर पे मत भागना। एक्रूड कहां हुई है, बाहर। रिसीव भी कहां हुई है, बाहर। लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, और बाद में फिर इंडिया में भेज देगा थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। तो बाद में भेजने से कोई यहां पर लिंक नहीं बनता। रेमिट किया इंडिया में, अगर रेमिट होता तो उसको रिसीव बोलते हैं क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिट एंड रिसीव, कोई बता पाएगा सर? नहीं, मैं लंदन से पैसे को अपने ही खाते में भेजा हूं इंडिया, पहले मेरे को मिल गया, मैं लंदन में मेरे अकाउंट में आ गया रेंट, फिर मैं अपने ही खाते से इंडिया के मेरे ही खाते में भेज दिया, तो इंडिया में रिसीव हो गया। तो वो रेमिटेंस है कि रिसीव है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं इंडिया में हूं, है ना, मेरा स्टेटस जो भी है उसको छोड़िए, लंदन में मेरी प्रॉपर्टी है, लंदन में मेरे रेंट मिला, उसी खाते में वहां पर जमा हो गया, बाद में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और उस पैसे को इंडिया के खाते में मंगा लिया। हाँ, जब इनकम पहली बार आपको जहां रिसीव होती है उसी को रिसीव बोलते हैं, उसके अलावा सब क्या है, रेमिटेंस। लिखा है सब, थ्योरी मैं जो बोल रहा हूं सब चीज लिखी हुई है, बैठिए, समझ में आ रही बात। तो रेमिटेंस का स्कोप ऑफ टोटल इनकम को चेक करने में कोई रोल नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो लिखा है, ये बहुत गलती करते हैं यहां पर लोग, इसका मतलब यहां पर जो रेमिटेंस टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग, इसका कोई रोल नहीं है। आप इसको बिल्कुल भूल सकते हो, बाद में अगले साल उन्होंने क्या किया कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट रिलेवेंट टू डिसाइड। रिलेवेंट इज दैट वेयर इट रिसीव फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कहां रिसीव हुआ है, लंदन में। तो एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीड आउटसाइड इंडिया, और एक कोई बिजनेस और प्रोफेशन तो है नहीं, तो ये इनकम केवल केवल किस हैंड में चार्जेबल होगी, ओआर के हैंड में। तो कितना है, 75,000। ये बात अलग है कि अगर ये रेंट लिखा है तो आप 30% का डिडक्शन दे देना, इट्स डिफरेंट मैटर, या आप नोट लिख देना कि डिडक्शन हो गया है, जो भी है वट एवर। तो यहाँ पर प्लस, अभी मैं फिलहाल प्लस 75 ही लिख देता हूँ, हालांकि इसमें -30 होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि रेंट है। अगर आप चार्जेबल कर रहे हो तो फिर इंडियन लॉ के हिसाब से करोगे चार्जेबल, ये 30% तो याद है ना। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, हाँ जी भैया, इंडियन कंपनी, अभी तो चार्जेबल हो गया है ना। पिछले साल अगर क्वेश्चन बनाते तो क्या करते, ये तो एग्जाम्ट हो जाता, लेकिन अब क्या हो गया है, चार्जेबल। खैर वो छोड़ो, चार्जेबल है वो तो बाद में बात करते हैं, एग्जाम नहीं है। बट ये कौन सी कैटेगरी की कंपनी, रिसीव एक्रूड इन इंडिया है या नहीं है जी। इंडियन कंपनी का डिविडेंड इज एक्रूड इन इंडिया, तो मेरे को रिसीव कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है, किसके हैंड में चार्जेबल होगा, ऑल हैंड। तो क्या मैं यहां पर प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 कर दूं, ठीक है क्या? अभी आंसर चेंज हो गया इस साल। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, तो भैया ये तो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। भले ये एक्रूड इन इंडिया, बट सेक्शन 10(1) क्या कर रखा है इसको, एग्जेम्प्ट, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमको सेक्शन 10 भी पता है। एनी डाउट इन दिस पार्ट? अगर इसका मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो चेक कीजिए, पहला वाला करेक्ट है, 15,000 तीनों में टैक्सेबल है। उसका दूसरा देखो, जापानीज कंपनी का केवल हमने 10,000 इसमें चार्जेबल किया था, फिर रेंट पे हमने देखे यहाँ पर 30% माइनस करके लिया है, ओआर में लिया है चार्जेबल, 30% माइनस कर देंगे 52,500 आ रहा है, देखो जरा। उसके बाद डिविडेंड इनकम में देखो, तीनों में चार्जेबल कर दिया है, क्योंकि टैक्सेबल हो गया फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21, 22। आपके स्टडी में यहां पर फर्क आएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, तो ये सेक्शन 10(1) के अंतर्गत है, नीचे नोट लिखा हुआ है, और ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। इलिस्ट्रेशन 5, एक प्रैक्टिकल टच मिल गया हमको क्वेश्चन का।
ये तो खैर कुछ खास बात नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम टेबल और एक क्वेश्चन रिकॉल करा दिया, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल एचएफ का स्टेटस इंडिविजुअल का अलग से निकाला जाता है। आपको याद होगा बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीधा मैं समरी से आपको बताता हूँ, थोड़ा फटाफट होगा, फिर बाकी आपको कुछ क्वेश्चन का टारगेट दूंगा। इन पेज नंबर 2.34 इन माई स्टडी मटेरियल। हाँ जी, सेक्शन 6 रेसिडेंस इन इंडिया 1A इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए लिखा है यहां पर, इंडिविजुअल के लिए लिखा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट, तीनों स्टेटस हो सकता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OR NOR NR। नीचे लगा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टे, स्टे इन इंडिया। बिल्कुल जानते हैं अपन इंडिया में कितना स्टे पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर नीचे लिखा है बेसिक कंडीशन, ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। कब? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और हमारा प्रीवियस ईयर है 2021। मैं थोड़ा समय तक याद दिलाता रहूंगा आपको, 2021। तो 2021 के दौरान वो कितने दिन इंडिया में रहा है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज या फिर उससे ज्यादा। ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर, अच्छा फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सेकंड कंडीशन है, लेकिन सेकंड में 2 है, दोनों पूरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेसिक कंडीशन में? लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड मतलब दोनों पूरी करना पड़ेगा, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है? मतलब या तो वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर ले और या फिर सेकेंड कंडीशन की दोनों पूरी करे, 2 है उसमें दिख रहा है ना, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर ले तो क्या बना वो? रेसिडेंट, ठीक है। आगे लिखा है केस वेयर द कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल। कुछ ध्यान में आ रहा है? ऐसे केसेस जिसमें कंडीशन 2 एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब कंडीशन 1 पूरी होगी तो रेसिडेंट और नहीं होगी तो सीधा नॉन रेसिडेंट। क्लियर पॉइंट? इसका मतलब नीचे जो एसएससी लिखे हैं उसके लिए प्रोविजन क्या है? बेनिफिशियल। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? उनको सेकंड कंडीशन में नहीं फंसाया जाएगा, सीधा सीधा 182 डेज इंडिया में रहा तो ओके रेसिडेंट, और नहीं रहा तो भैया छुट्टी नॉन रेसिडेंट। और ये कौन लोग हैं देखो जरा, वेयर द इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बाहर इस साल जा रहा है, कौन से साल? प्रीवियस ईयर में 2021 में इंडिया से बाहर गया, क्यों? जॉब ज्वाइन करने, मतलब परमानेंटली चले गया। तो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और तो मैं एम्प्लॉयमेंट वर्ड को मार्क कर लेता हूं, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और ड्यू और एज अ मेंबर ऑफ क्रू, मैं एक वर्ड मार्क कर रहा हूं, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। और फिर बी पॉइंट है वेयर देन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 2 लोगों का कंडीशन दे दिया, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो इंडिया में बाहर ही रहते हैं, सेटल्ड है, इंडिया विजिट पे आते हैं, लेकिन है कौन वो? इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन। तो उस केस में भी उसको सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 15 लाख। ये पॉइंट कभी पढ़ा है क्या आपने? हाँ जी, नहीं पहले पिछले साल नहीं पढ़ा, तो कुछ चेंज हुआ है? तो इस बार देखो डीम्ड रेसिडेंस का चेंज हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो, इसी के साथ एक कंडीशन जुड़ गई, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख। इसको अगर एक साथ पढ़ूं मैं, कैसे पढ़ना है देखो इसको, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, उसको ऐसा पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो आप?
इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो बी में लिखा है इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन, और रहते कहाँ हैं लोग? बाहर। इंडिया क्यों आ रहे हैं? विजिट पे आ रहे हैं। विजिट वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इंडिया क्यों आ रही है? विजिट पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, विजिट, ये विजिट वर्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं है, इसका मतलब अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो फिर वो यहां नहीं आएगा। यहां नहीं आएगा मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये नया प्रोविजन है। और इसमें अब वो ब्रैकेट में क्या लिखा पढ़ो, जब उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, डज नॉट इज 15 लाख, लेकिन क्या छोड़कर? एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर। एनी डाउट है ना? तो ये नया पॉइंट आ गया। एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको एनओआर का बना लीजिए या ओआर का बना लीजिए। तो यहां पर जो हमारी स्टडी में दिया ओआर का दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कैसे पढ़ाया था मेरे को याद नहीं है, ओआर की तरीके से बताया था, हाँ तो ठीक है। फिर वन साइडेड चलना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहां तक पढ़कर क्या डिसाइड हो गया आपको? रिकॉल हो रहा है पॉइंट? क्या डिसाइड हो गया कि भाई वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो ठीक है भाई, और अगर रेसिडेंट नहीं है तो फिर क्या है? सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया तो क्या एडिशनल कंडीशन में जाओगे? क्या नहीं, सीधा क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गया। और अगर वो रेसिडेंट है तो यू शुड नो किस टाइप का रेसिडेंट है, ओआर है कि एनओआर। और अगर एडिशनल कंडीशन पूरी कर लिया तो ओआर। देखते हैं क्या एडिशनल कंडीशन लिखा है। देखो भाई, इसमें लिखा है ही इज रेसिडेंट इन, ही इज रेसिडेंट इन एटलीस्ट वर्ड समझ में आ रहा है? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। उसके पहले के 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल क्या है वो? रेसिडेंट। और ऐसा हो गया तो ओआर। और सेकेंड है ही स्टे इन इंडिया इन एटलीस्ट, स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 years, 7 preceding years, at least 730 days और मोर। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो तो क्या मान लिया जाएगा? वो ओआर। और अगर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो एनओआर। और बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी कर पाए तो एनआर। क्लियर है? तो एक एक करके बात करते हैं। ओआर कब बनेगा? ओआर बेसिक एंड एडिशनल दोनों पूरी किया। एनओआर कब बनेगा? केवल बेसिक पूरी किया। एनआर कब बनेगा? बेसिक ही पूरी नहीं किया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर ओ आर, यहां पर तो अपन शॉर्ट में ओआर बोल देते हैं, रेसिडेंट एंड। इन्होंने क्या लिखा है देखो जरा, आर ओ आर। आर ओ आर मतलब रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर एन ओ आर और एन आर। तो क्या लिखा हुआ है? मस्ट सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक कंडीशन। कुछ समझ में आ रहा है? बेसिक दोनों पूरी करने की जरूरत है क्या? नहीं, एक भी पूरी करेगा, दोनों करे तो ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और रेसिडेंट उसके अलावा क्या पूरी करना पड़ेगा? देखो जरा एडिशनल कंडीशन में क्या लिखा है? एंड बोथ। ये याद आ रहा है क्या? एडिशनल कंडीशन कितनी पूरी करना पड़ेगा? दोनों, तब ओआर बनेगा। और दोनों में से एक ही पूरी किया तो एक इंडिविजुअल है, बेसिक एक कंडीशन पूरी किया और एडिशनल दोनों ने किया, एक ही किया। अब बताओ क्या है? हाँ, एनओआर है ना भाई। बेसिक एक पूरी करना है, ठीक है, और एडिशनल दोनों करना है। तो अगर एडिशनल एक ही किया तो फिर हाँ, मतलब एनओआर बोलते हैं अपन, ठीक है, इस हिसाब से बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको देखो समझ में आ रहा है क्या? एनओआर के लिए मस्ट सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, और एडिशनल के लिए क्या लिखा है? एंड वन, हाँ जी, और क्या लिखा है? एंड वन और नन ऑफ, या तो एक ही पूरी किया और नन मतलब बिल्कुल पूरी नहीं किया। कौन सी? एडिशनल कंडीशन, क्योंकि दोनों पूरी करने का नियम था। एनी डाउट? और उसके बाद एनआर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मस्ट नॉट सेटिस्फाइड आइदर ऑफ बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन चेक करोगे क्या? यहां पर नहीं करेंगे। ये कंक्लूजन लाइन हो गई आपकी। अब आप बी पॉइंट जो नया जोड़ा इसको पढ़ रहे हैं।
बी में लिखा है एन इंडियन सिटीजन, क्या लिखा है? एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on visit to India during the previous year having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh. एक ऐसा बंदा जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन है, इंडिया पे आया और जिसकी टोटल इनकम कितनी है फॉरेन सोर्स छोड़कर एक्सीडिंग 15 लाख. पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है. कौन से एक्सेप्शन में? इस बंदे के ऊपर बेसिक कंडीशन दोनों एप्लीकेबल होगी. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी रेसिडेंट इफ हीज तो पीरियड ऑफ स्टे इज 180 वाला भी नियम लागू होगा और ये पढ़े 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. फर्स्ट कंडीशन तो याद होगी आपको. और फिर क्या लिखा देखो जरा, 120 डेज. पहली बार पढ़ रहे हो आप, 120 डेज कभी नहीं पढ़े आज तक. 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज, ये तो पढ़े हो. और मोर ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year. There is a second condition. You are reading this condition first time. फिर से चेक करते हैं क्या लिखा है, नया है हमारे लिए. इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं और जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़कर अगर 15 लाख से ऊपर नहीं है तब तो भैया वो नॉर्मल एसएससी है, तब तो नॉर्मल एसएससी है. और वो बेसिक कंडीशन आप चेक करोगे, है ना. सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करोगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर 15 से ऊपर हो गई तो उसके लिए नया नियम बना दिया. ये क्या नियम बनाया? फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेम और सेकंड बेसिक कंडीशन में थोड़ा फर्क आ गया और वो आ गया 60 डेज की जगह 120 डेज. वहां 60 था ना, यहां कितना है? 120. तो ये प्रोविजन इसके लिए अच्छा है कि वो अच्छा था? ये आपकी इंटेलिजेंसी को बताएगा ना. ये मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये अच्छा है. वो बेचारा 60 दिन भी रहा तो फंस जाता था, ये 120 दिन तक नहीं फंसेगा. हाँ नहीं, अभी तो हो रहा है ना. नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं. एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया विजिट के लिए आ रहा है और जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है. ये केस है ना, ये केस है. अब ये नियम तो नया है ना 120 दिन वाला. इसके पहले क्या था भाई? वहां तो साफ लिखा है ना कि एक्सेप्शन हम नहीं देंगे आपको अगर 15 लाख से ऊपर है. तो वहां क्या लिखा है? हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं, इसलिए तो नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन भी नया है मेरा. फिर से पूछता हूं मैं, ये बंदा अगर इंडिया आता है और इसकी टोटल इनकम अगर 15 लाख तक है तब तो ओल्ड सिस्टम चलेगा. और ओल्ड सिस्टम क्या था? फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करोगे बस, सेकंड नहीं करोगे. ओके डन. लेकिन 15 से ऊपर है तो पहले नियम क्या था? यही नियम था. 15 लाख का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. लेकिन अब ये नियम तो आ गया ना. अब अगर मैं बोलता हूं कि ये 120 की जगह पुराना सिस्टम ही रहता, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन 60 + 365, तो वो अच्छा था कि नया नियम अच्छा है? नया नियम अच्छा है इसके लिए. वो तो 60 डेज में फंस जाता था. समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं. नियम समझ में आ रहा है. 120 डेज और मोर सच इंडिविजुअल. अब कंडीशन पूरी कर लिया तो बीच में और वर्ड दिख रहा है कि नहीं आपको? और वर्ड दिख रहा है दोनों के बीच में. सच इंडिविजुअल would however be resident but not ordinary resident. resident रहेगा लेकिन कैसा रहेगा? NOR. if he satisfied only second condition mentioned above but not first condition, the period of stay in India during the relevant previous year is more than equal to 120 days but up to 182 days. if he satisfied the first condition, he would be resident and ordinary resident if he satisfied both of the additional condition. और अगर वो एडिशनल कंडीशन याद है ना क्या है? वो
पिछले 10 साल में 2 साल एटलीस्ट रेसिडेंट, और पिछले 7 साल में 730 दिन। और अगर और रहेगा, और अगर एनओआर रहेगा, अगर इफ ही सेटिस्फाइड वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। अब इस लाइन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा है ये। हाँ, ओरिजिन मतलब जिसके ग्रैंडफादर्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में जिसकी बर्थ हुई हो। नहीं, दोनों में से अगर सिटीजन है तो ठीक है, या सिटीजन नहीं है, अमेरिकन सिटीजन लेकिन इंडियन ओरिजिन है। समझ रहे हैं, कई सारे इंडियन ओरिजिन रहते हैं ना। एक बार फिर से पढ़ो, कितना समझ में आ रहा है देखो आप। आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में मान सकते हो ये ना। नहीं नहीं, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु कम, नहीं एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए नहीं है, केवल इसके लिए बस। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो उसमें 60 की जगह 120 कर दिया ना जी, फर्क आ गया ना। नहीं देखो, एक मिनट। सच इंडिविजुअल, यहां से पढ़ रहा हूं मैं ना। सच इंडिविजुअल वुड हाउएवर बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब क्या, एनओआर इफ ही सेटिस्फाइड ओनली सेकंड कंडीशन मेंशन अबोव। अबोव कंडीशन मतलब ये दोनों बेसिक है कि एडिशनल है? बेसिक है ना, इसके लिए बेसिक है। तो नॉर्मल नियम क्या होता है कि बेसिक में से कोई एक भी पूरी करता है तो हम रेसिडेंट बोल देते हैं, और रेसिडेंट का मतलब ओआर एनओआर दोनों होता है। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं किया, सेकंड किया, तो रेसिडेंट तो है ना, लेकिन वो रेसिडेंट कौन सा वाला बनेगा मालूम है? एनओआर फाइनल हो गया, तो एडिशनल कंडीशन चेक करने जाओगे क्या? जाना ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट पूरी किया तो, या दोनों पूरी किया तो, भाई वो एक कंडीशन दे रहा है आपको, यही तो मैं इसीलिए तो रुका हूं, आप देखो इंटरप्रेट करो। फिर से बात करते हैं, ये दो बेसिक कंडीशन दिख रही है आपको। रेसिडेंट बनने के लिए, मैं ओआर एनओआर की बात नहीं कर रहा हूं, रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी कंडीशन पूरी करना है? दो है ना जी, 1 और 2, तो कौन सी करना है? कोई एक। लेकिन ये अब नया नियम ये थोप दिया हमारे ऊपर कि अगर वो किसी ने केवल सेकंड पूरी करके रेसिडेंट बनाए तो एडिशनल कंडीशन चेक मत करो, वो एनओआर है। और अगर कोई फर्स्ट या दोनों पूरी करके बनाए तब तो फिर एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना। अब एक बार फिर से समझ में आ रहा है, अब फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। इफ सच इंडिविजुअल वुड हाउएवर बी एनओआर इफ ही सेटिस्फाइड ओनली द सेकेंड कंडीशन मेंशन अबो। इसको मैं बेसिक लिख लेता हूं जल्दी समझने के लिए। सेकेंड बेसिक कंडीशन मेंशन अबो मतलब बेसिक कंडीशन, बट नॉट फर्स्ट कंडीशन। और उसको समझा भी दिया ब्रैकेट में कि मतलब वो प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा तो रहा, लेकिन 182 नहीं रहा, तो अपने आप सेकंड में आ जाएगा। वो ब्रैकेट नहीं पढ़ोगे तो भी समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये लिखूं क्या, बताना जरा है ना, मैं ये लिखूंगा तो चलेगा क्या? मींस एडिशनल कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड टू चेक। क्या ये लिखूंगा तो चलेगा क्या इंटरप्रेट करने के लिए? फिर मत चेक करो ना, वो तो फाइनल कर दिया ना आपने, एनओआर है तो चेक करूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये प्रोविजो हो गया समझ लो ना। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया या दोनों किया होगा, वट एवर द केस में भी, तो फिर चेक करो। और चेक कैसे करते हैं आप जानते हो, एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा तो वार, नहीं करेगा तो एनओआर। पढ़ लीजिए भले। इफ इज सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन ही वुड बी, फर्स्ट और बोथ जो भी लिखना है, ही वुड बी सॉरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन, और एनओआर रहेगा अगर उसने कोई एक पूरी किया या नहीं किया। अब नीचे नोट पढ़िए,
इसको एक दो बार और पढ़ लेना भाई घर जाके ना। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, अब वो बार बार लिखा ना 15 लाख के लिए फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर, तो समझा रहा है नोट में आपको। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन्स इनकम विच एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब ब्रैकेट छोड़ रहा हूं मैं, एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया तो हम जानते हैं, एंड विच विच इज नॉट डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया। कौन सी बड़ी बात लिख दिया? जो इंडिया के बाहर एक्रूड और अराइज हुआ है, और जो इंडिया में एक्रूड अराइज नहीं माना गया है एज पर सेक्शन 9, 7 नहीं है, सेक्शन 9, 7 डीम टू बी रिसीव्ड है। तो सही बात है ना, अगर डीम टू बी एक्रूड मान लियो तो है भाई। अगर प्रोविजन लिखा है ये इसको इंडिया में एक्रूड माना जाएगा, तो फिर माना जाएगा क्या है। अब ब्रैकेट पढ़ लो, एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ब्रैकेट वाली इनकम को किधर लेना है? 15 लाख में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? मैं रुका हूं, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए, मैं भी इंटरप्रिटेशन करता हूं। 15 लाख की वैल्यू तो समझ में आ गई ना भैया, इसका सोचो ना, क्वेश्चन बनेगा। 15 लाख में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? करना है, क्योंकि यहां लिखा है एक्सेप्ट। समझा क्या रहा है? फॉरेन सोर्स, और फॉरेन सोर्स में लिखा एक्सेप्ट, तो ये वाली इनकम को छोड़कर, तो इसको इंक्लूड करोगे ना भैया। 15 लाख रुपए से ऊपर होगा या 15 लाख तक होगा, उसमें उसका स्टेटस डिसाइड करने का नियम बदल रहा है, क्लियर करो। अगर 15 लाख तक है तो वो बंदा जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन और इंडिया आता है, तो वो नॉर्मल नियम के हिसाब से चलेगा। और नॉर्मल नियम क्या है? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करना है उसकी, सही है। और अगर 15 से ऊपर हो गया तो उसका नियम ही बदल गया। फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो जो थी सेकेंड कंडीशन में 120 दिन वाला ले आया 60 की जगह, और उसमें भी अगर सेकेंड कंडीशन पूरी किया तो एनओआर बन गया डायरेक्ट, सही है कि नहीं। और अगर फर्स्ट पूरी किया तो एडिशनल चेक करेंगे। देखिए अब ये क्या नई चीज, फॉरेन बॉडी है ना, हमारे जो प्रोविजन सेट था उसमें थोड़ा सी अंदर फॉरेन बॉडी घुस रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। पंद्रह लाख तक रहा तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट पूरी कर लिया, रेसिडेंट हो गया। अब एडिशनल पूरी कर लो, एडिशनल पूरी कर लिया दोनों तो ओआर हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। वो केवल वो एक्सेप्शनल का मतलब होता है सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं चेक करते, है ना। एक बार पढ़ के आना, है ना। एक इसको मैं फिर से बताऊंगा तो फायदा नहीं होगा, अब आप अपना इंटरप्रिटेशन निकालना। तो ये एक नया प्रोविजन आया। उसके बाद यहां पर डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया, सेक्शन 61A नया सेक्शन है, सही है कि नहीं। सेक्शन 61A, खैर आप सेक्शन से इसको इतना अपन फोकस नहीं कर दे, बट ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड विच इज व्हाट, विच इज डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इसको रेसिडेंट मान लिया गया, हो नहीं मालूम हमको, भैया आप रेसिडेंट माना जाएगा आपको। कौन है भैया? 61A, अगेन इंपॉर्टेंट, द इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident but not ordinary resident in India in the previous year if he is not liable to pay tax in any other country। मैं एक खास लाइन को मार्क कर रहा हूं, फिर शायद आपको समझ में आएगा, मैं फिर लॉजिक बताऊंगा आपको। if he is not liable to pay tax in any other country or territory, ये खास लाइन है, फिर से पढ़ो आप लोग खुद, क्योंकि उसके पहले के चीजें आपको अपने आप समझ में आ रही होगी। अभी आप कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो आप। लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या लॉजिक है बताओ। कि भाई हम तो आपको रेसिडेंट मानेंगे भले आप ना भी हो तो इंडिया में, ऊपर के नियम के हिसाब से आप रेसिडेंट नहीं भी है ना। नियम तो पढ़ लिया ना आपने, 15 लाख से ऊपर वाले का नियम तो पढ़ लिया ना। कब रेसिडेंट बनता है ये?
ये कौन है बंदा, समझ में आ रहा है? तो ये कब रेसिडेंट बनता है? फर्स्ट दो बेसिक कंडीशन और 120 वाली कंडीशन पूरी अगर इंडिया विजिट कर रहा है तो हो जाती है, लेकिन अगर पूरी नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट रहेगा ना, लेकिन फिर भी उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, ये कंडीशन दिया है। क्या लग रहा है सर लॉजिक? हम्म। हाँ हाँ हाँ। सीधी सी बात है भैया, तुम्हारे ऊपर कहीं टैक्स लाइबिलिटी आई नहीं ना, फंडा समझो ना, तुम तो कहीं टैक्स नहीं दे रहे हो ना किसी टेरिटरी में, तो क्यों ना हम ही ले लें। लेकिन हमारे लेने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस आड़े आ रहा है हमारे, क्योंकि हमारा जो नियम है उसमें आप एनआर हो रखे हो, तो हम तो टैक्स ले नहीं पाएंगे। तो उन्होंने 6(1) इंसर्ट कर दिया, भैया अगर किसी कई कंट्री टैक्स नहीं ले रही होगी तो हम आपको रेसिडेंट मानकर आपके टैक्स ले लेंगे। एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करें, इसलिए इसको छोड़ दो, नीचे वाली लाइन पढ़ो। दिस प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 6(1). 6(1) मतलब नॉर्मल प्रोविजन। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से ही रेसिडेंट हो तो फिर इसकी जरूरत क्या है? अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से क्या हो, ये नॉन रेसिडेंट, एनओआर ओआर का मतलब नहीं है, नॉन रेसिडेंट हो, और आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसमें कोई टेरिटरी टैक्स नहीं लगा रही, कोई कंट्री टैक्स नहीं लगा रही है, तो हम आपको रेसिडेंट मानकर टैक्स लगा देंगे, ऐसा है। तो डीम्ड रेसिडेंट मानने का पर्पस कुछ नहीं है यार, सबसे बच गए हो तो हमारे पास आ जाओ, ऐसा है। इसको समझने के लिए बता रहा हूं, अब आप पढ़िए इसको फिर से। इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident but not ordinary resident। लेकिन कैसा रेसिडेंट रहेगा ये? एनओआर। इन दैट प्रीवियस ईयर he is not liable to pay tax in any other country or the territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। अगर सेक्शन 6(1) नहीं होता तो इसका स्टेटस क्या रहता? एनआर। अगर ये 6(1) नहीं होता और वैसे भी उसका स्टेटस अगर एनओआर होता तो इस सेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन एनओआर मान रहा है, एनओआर मतलब रेसिडेंट मान रहा है, इसका मतलब नॉर्मली वो रेसिडेंट नहीं है, इसका मतलब बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा होगा वो, समझ रहे हैं? कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा होगा तो क्या बन गया आपके लिए? एनआर। और एनआर बन गया मतलब केवल दो इनकम को छोड़कर बाकी में जो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, कौन सी इनकम? बाहर की इनकम। अब इनकम टैक्स ने देखा है बाहर की इनकम में टैक्सेबल नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये प्रोविजन को एक बार भूल जाओ, क्या है वो? एनआर। और कौन सी इनकम? इंडिया में एक्रूड और रिसीव में तो टैक्सेबल होगा, उसकी तो चिंता नहीं है, लेकिन फॉरेन की इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। ये सही बोल रहा हूं ना? एनआर है तो यस और नो? हाँ। अब इंडिया ने देखा कि फॉरेन, जिस फॉरेन कंट्री में इनकम अर्न कर, यार हम बोल रहे हम टैक्स नहीं लेंगे, उस फॉरेन कंट्री में इनकम टैक्स ही नहीं है मान लो, है ना, वो इनकम टैक्स फ्री है और हमारे यहाँ टैक्सेबल है, या वहां इनकम टैक्स ही नहीं मान लो, तो या फिर उसके किसी कारण से, लॉजिक के कारण टैक्स नहीं लग रहा है, तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है 6(1) के थ्रू? अरे भैया अब हमको आपको क्या मान रहे हैं? एनओआर। समझ रहे हैं? हम आपको क्या मान रहे हैं? एनओआर। और एनओआर बनने के कारण वो इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब वो जो होना जरूरी भी नहीं है ना, अब वो इनकम अगर इंडिया से कंट्रोल मैनेजमेंट हो रही होगी तब तो टैक्सेबल हो जाएगी, और कंट्रोल मैनेजमेंट भी नहीं हो रही होगी तो टैक्सेबल नहीं होगी। ये सेक्शन आपको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा क्राइटेरिया नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको हम एनआर की जगह एनओआर मान रहे। और एनओआर का क्या नियम होता है वो आप ऑलरेडी जानते हो, कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 5। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, कल इसको फिर से पढ़ के आना, फिर से थोड़ी डिबेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए सोचो ना, रेसिडेंशियल स्टेटस में लंबे समय के बाद अमेंडमेंट आया है। नहीं नहीं नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है इसमें, इस वो इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं बना है, इंडियन सिटीजन के लिए बना है। ठीक है, हाँ बस, नहीं नहीं, यहाँ इंडियन, केवल इंडियन सिटीजन यहाँ पर आएंगे, ये नियम में इंडियन ओरिजिन नहीं आएंगे। ठीक है, मैं एक बार बेयर एक्ट भी देख लेता हूँ, वैसे तो नहीं है।
ये लॉ एप्लीकेबल, फिर नॉर्मल जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा रहेगा। इंडियन सिटीजन ही है, इंडियन ओरिजिन वो एक अलग है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ट्रैक आ गया, केवल वो 120 वाला, और इसको आप अच्छे से देख लेना। फिर एच की बात करें तो एक एच भी तीनों हो सकता है, ठीक है कि नहीं? कैसे होगा? एच वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ हिज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। किसी भी एच का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में पूरी तरीके से या पार्टली भी होगा तो उसको हम सीधा क्या बोल देंगे? रेसिडेंट। और हाँ जी, कौन सा? डीम्ड रेसिडेंट। मतलब ये इस सेक्शन के अंतर्गत, एक मिनट, इस सेक्शन के अंतर्गत एनओआर बन गया, ये तो समझ में आ गया, मान लो। हाँ, करेंगे ना। जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रूड हुई है, इंडिया में एक्रूड नहीं हुई ना, डीम टू बी एक्रूड है, तो उसको फॉरेन बिल्कुल इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन वो वाली इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि इंडिया के बाहर हुई है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। इसमें मेरी फॉरेन में मेरी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, फॉरेन सोर्स, और फॉरेन इनकम का उसने डेफिनेशन भी दिया है। नहीं, फिर नहीं होगा, वहां एक्सेप्शन में लिखा था ना। आप एक काम करते हैं ना, ये ऊपर ही तो लिखा है ना, पढ़ लो ना, ये ऊपर लिखा है देखो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एंड के बाद लिखा है ना। हाँ, तो उसको छोड़ कर ना, फॉरेन सोर्स को छोड़कर, फॉरेन सोर्स में शामिल नहीं करना है, मतलब इंडियन सोर्स में लिखना है उसको। हाँ, ऐड करेंगे ना, हाँ हाँ ऐड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं उसको नहीं करेंगे बोल रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, फॉरेन इनकम में वो शामिल नहीं होगा, मतलब इंडियन इनकम में जोड़ेंगे। हमको तो यहाँ पर 15 लाख की लिमिट किसके लिए देखनी है? फॉरेन इनकम की इंडियन इनकम? देखो ना क्या लिखा हुआ है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो फॉरेन सोर्स की इनकम को हटाकर बाकी को देखना है, तो भी ऐड करेंगे ना, बिल्कुल। एक्रूड इंडिया नहीं है ना। एचएफ में तो खाई कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से तो रेसिडेंट है, और अगर उसके कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली है तो ओआर हो जाएगा। कौन? नहीं जी, एचयूएफ। ये बोलते हैं लोग कर्ता भी हो, कर्ता का क्या, कर्ता तो इंडिविजुअल है बेचारा अकेला, उसका तो ऊपर का नियम पढ़ चुके ना, खत्म करो ना। क्या समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए मैं, कई सारे लोगों को लगता है कि इस केस में कर्ता भी और अरे भैया, आप यू आर डिसाइडिंग द स्टेटस फॉर एचयूएफ, तो कर्ता के एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने और नहीं करने पर एचयूएफ का स्टेटस डिसाइड होता है। पढ़ू आगे। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, तो फिर तो नॉन रेसिडेंट हो गई एचयूएफ। और इफ द एचयूएफ इज रेसिडेंट, अगर एचयूएफ रेसिडेंट बन गई है, कब बनेगी? जब कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में रहेगा। देन देन सेटिस्फैक्शन और अदरवाइज ऑफ एडिशनल कंडीशन बाई कौन? कर्ता वुड डिटरमाइन द वेदर एचयूएफ इज ओआर और एनओआर। एचयूएफ का डिसाइड होगा, और एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर लिया तो एचयूएफ बन गया ओआर, और दोनों पूरी नहीं किया तो एनओआर। कोई चेंजेस है क्या इसके नियम में? कोई चेंजेस नहीं। और कर्ता का स्टेटस कैसे डिसाइड करोगे? इंडिविजुअल के हिसाब से, जो हम पढ़ चुके हैं।
ये देखिए नीचे लिखा है, इफ द कर्ता सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन देन HUF वुड बी ROR और अदरवाइज HUF वुड बी RNOR। ठीक है भाई। नाउ द नेक्स्ट इज फर्म, कोई चेंजेस नहीं है। फर्म, AOP, BOI एटसेट्रा, ये दो ही चीज हो सकती है। और इस पे कौन सा नियम लगेगा? HUF वाला। फर्क क्या आ जाएगा? एडिशनल नहीं चेक करना है, केवल रेसिडेंट बनेंगे या, तो देखो सीधा सीधा लिखा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली। इंडिया में पूर्व होगा तो रेसिडेंट, और अगर नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी, ये भी दो ही हो सकती है। और कंपनी के लिए कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया। नारायण शीट आ गई क्या? हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना भाई, कोई मुहूर्त देख रहे हैं क्या? हाँ जी। अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तब तो रेसिडेंट होगी, तय हो गया है ना। और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो इंडियन कंपनी तो कुछ चेक नहीं करना है, क्या है वो? रेसिडेंट तय है। और अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखोगे। अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट, और इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। कंप्लीट। सेकेंड, इफ द कंपनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी एंड द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट इन इंडिया, इन दैट ईयर इट वुड बी अ नॉन रेसिडेंट। कोई डाउट है? चेक कीजिए। और सेक्शन 5 तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको फिर से पढ़ना है आपको घर जाके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर राम वाला, देखिए है क्या? अच्छा, अब तो शीट मिल गई ना, पेज नंबर 2.37। Mr. Ram is an Indian citizen, left India on 22/9/2020, मतलब प्रीवियस ईयर में ही गया 2021 में, सही है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ कंपनी इन जर्मनी, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है। इसका मतलब वो एक्सेप्शन में आएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक होगा या इसमें सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कंक्लूड कर पा रहे हैं इतना? उसके बाद लिखा डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट 21-22। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 182 दिन, 182 डेज। तो देखो ना भैया, 22/9 को गया है पहली बार, तो 22/9 से लगाकर कितना होता है आप बताओ? 22/9 तो 9th मंथ का कितना हो गया? 30 दिन का होता है ना, ये 30 दिन का होगा। तो 22 से कितना हो गया? 22, हाँ अरे सॉरी 22 को तो गया है, अप्रैल से चेक करेंगे ना। तो इंडिया में प्रीवियस ईयर 2021 में कितना रहा? अप्रैल से रहा, तो अप्रैल में 30 डेज, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 22 दिन लिख दूं, क्योंकि जिस दिन इंडिया से बाहर गया उस दिन को भी हम इंडिया, स्टे इन इंडिया काउंट करते हैं। अब टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है बताइए? 175। भैया 175 है, सुनो ध्यान से मेरी बात। क्या फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी किया? नहीं किया। सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट, NR। क्लियर है पॉइंट? सोच के देखो, अगर ये वाला एक्सेप्शन इसको नहीं मिला होता तो ये रेसिडेंट बन जाता, और आपको मालूम है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता। सोच के देखो, क्योंकि पहली बार इंडिया के बाहर गया तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो पूरा इंडिया का ही था। पिछले 10 साल में 10 के 10 साल रेसिडेंट रहता है ये, और पिछले 7 साल में 730 दिन का 7 के 7 साल इंडिया में स्टे करता। ये थोड़ा फील करना, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सेप्शन, इसकी कितनी बड़ी चीज है, इसको फील करा रहा हूं मैं आपको। अगर ये नहीं होता तो ये क्या बनता?
ओआर, और आपको मालूम है ओआर करता तो बेचारा सितंबर तक जो इंडिया में पैसे कमा के गया है उसमें तो टैक्स देता, चलो कोई रोना नहीं है, इंडिया में पैसे कमाया। और वो जो जर्मनी जर्मनी गया ना, जर्मनी में जो पैसे कमा रहा है, जिसमें बाहर ही रह रहा है, उस पर भी ग्लोबल इनकम यहाँ पे टैक्स देता, फिर घूमता रहता डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए इंडिया में रिटर्न फाइल करके। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इंडियन इनकम टैक्स सोचता भाई अब आप इंडिया के बाहर इस साल जा ही रहे हो तो कहाँ आपको 60 प्लस 365 में फंसाएंगे, क्योंकि पहली बार जा रहे हो तो ट्रैक रिकॉर्ड तो पूरा कर ही लोगे, और 60 दिन क्या है वो तो वैसे भी पूरा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये फील करोगे ना तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा, बाकी पढ़ लो इसका आंसर। हम डेज सही निकाले कि नहीं देख लो। Does not satisfy minimum criteria of 182 days stay in India during the relevant previous year. He is directly non-resident for the assessment year 21-22. और ऊपर में ये सब भी लिखा होगा, इंडियन सिटीजन है, लिविंग इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। वो नियम एप्लीकेबल ही नहीं होगा 60 वाला। इलस्ट्रेशन 1 समझ में आ रहा है? पक्का? इलस्ट्रेशन 2 देखो। Mr. Day, a non-resident residing in US since 1990, come back to India on 1/4/19 for permanent settlement. Permanent यहाँ रहने के लिए आया है। What will be the residential status for the assessment 21-22? पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इंडियन सिटीजन है क्या? हाँ जी, लिखा तो नहीं है। और क्या ये इंडियन ओरिजिन है क्या? दोनों क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो हम तो इसको नॉर्मल मानेंगे, है ना। और परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ रहा है, ऐसा कोई नियम भी नहीं पढ़ा है हमने, तो सीधा सीधा नियम लगाते हैं इसमें। तो फर्स्ट पहले तो डेज देख लेते हैं, कब आया? अच्छा 1 अप्रैल 19 को आ गया परमानेंट, तो ये तो फिर प्रीवियस ईयर 2021 में कितने दिन रहा? हाँ जी 366 हो गया क्या? नहीं, पूरा रहा। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड में अगर आप गए, रेसिडेंट तो बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ट्रैक रिकॉर्ड में गए तो पहली बार कौन से ईयर में आया देखो जरा। पहली बार आया ये 1920, पूरा रहा। तो 1920 में भी क्या था ये? रेसिडेंट। अच्छा उसका 2021 में, अच्छा 2021 तो देख ही रहे ना अपन, इसमें तो है ही ना। कब आया इंडिया देखो तो? 1/4/19, तो 1 अप्रैल 19 को आ गया। सोचो ना थोड़ा सा एक बार। नहीं नहीं नहीं, मैं सोचने दो ना एक बार। कब आया ये? 1/4/19 में। तो 1920 में इंडिया में कितना रहा? तो 1920 में स्टेटस क्या रहा होगा? पक्का? मतलब 365 दिन इंडिया में रह के भी नॉन रेसिडेंट है, पाप किया है कि कोई? हाँ तो 1920 प्रीवियस ईयर ही तो है, हर साल एक प्रीवियस ईयर ही तो है। नहीं मैं वो तो उतना जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट ये पूछना चाह रहा हूं। और ना एडिशनल कंडीशन ये पूछता है कि कैसा वाला रेसिडेंट है। वो तो बेचारा ये बोलता है कि 10 में से 2 रेसिडेंट होना चाहिए, ओआर होना चाहिए, बोलता भी नहीं, तो मैं क्यों उसका पोस्टमार्टम करूंगा? मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? सुनो फिर से, आप किस प्रीवियस ईयर के लिए डिसाइड कर रहे हो? हाँ जी 2021, इसमें कितने दिन रहा? 365, ठीक है, लीप ईयर होगा तो 366 है ना, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, करेक्ट है।
तो 2021 में स्टेटस इसका क्या बन चुका है? रेसिडेंट। यहां तक कोई डाउट है? अब क्योंकि मेरे को ये चेक करना है कि कैसा वाला रेसिडेंट है, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल क्या रहा हो? रेसिडेंट। उसको चेक तो करोगे ना? तो पिछले 10 साल में सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं? 1920 लिखूंगा कि नहीं? यस और नो? फिर लिखूंगा 1819 एंड सो ऑन। करेक्ट है क्या? तो अब मेरे को ये चेक करने बोल रहा है कि पिछले 10 में से 2 साल कम से कम क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। तो अब मैं चेकिंग किसके लिए कर रहा हूं? 1920 के लिए। ये खुद ही बोल रहा है ना, जाके चेक करो 1920 में क्या था स्टेटस। तो 1920 में अब नंबर ऑफ डेज देखना पड़ेगा, कितना है? 365। तो 1920 में रेसिडेंट था ये, और पहली बार क्योंकि 1 अप्रैल 19 को आया है, इसका मतलब इसके पहले नॉन रेसिडेंट था, एंड सो ऑन। नॉन रेसिडेंट ही रहा होगा इसके पहले। मतलब पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट नहीं रह पाया। इसका मतलब ये निकला कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो दूसरी चेक करूं क्या? क्यों करेंगे? क्या बन गया? एनओआर। आंसर देखो, अभी समझ में आ रहा है? इसको पढ़ना है ना, घर जाके पढ़ना, मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके। नहीं लिखा नहीं है हमने, समझ गए, लेकिन हम 1 अप्रैल 19 को आ गया ना। 19 है ये, 19। अरे काय के एजम्पशन यार, ये तो यार क्या बात कर रहे हो? साफ साफ लिखा है वो इंडिया आ गया 1 अप्रैल 19 को, और अब रुक गया यहां आके परमानेंट। तो 19 को आया, तो 19-20 में तो पूरा ही रहा ना इंडिया। वो तो 19-20 में भी रहा, 20-21 में भी रहा, अभी भी रह रहा है वो तो। इसमें एजम्पशन कहाँ है? नहीं आप पढ़ो ना, मतलब कुछ नहीं, चीख चीख के क्वेश्चन खुद बोल रहा है। आप उसको 1 अप्रैल 20 समझ रहे हो क्या? 1 अप्रैल 18 को आता तो बताओ 18-19 में कितना रहता? और 1 अप्रैल 17 को आता तो 17-18 में कितना रहता? वही तो लिखा है ये, चेक करो। इसके ओआर बना दिया क्या इसने? आंसर देखोगे, एनओआर बनाया ना। हाँ ऐसा होता लिखा है। आराम से पढ़िए।
देखिए चैप्टर तो पुराना ही था, लेकिन जो नए सेक्शंस पढ़े हैं उसमें फोकस करना है। और आपको इसमें देखिए 5 इलिस्ट्रेशन दिए टोटल, पढ़ के समझ में आए ये पॉइंट, आंसर समझ में आए ये क्वेश्चन का? ये पूरे इलिस्ट्रेशन निपटाने हैं आपको, और इसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? कल मैं आपको चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, चैप्टर 2 से। डेली का डेली टारगेट पूरा कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तब फटाफट हम भागेंगे। और जितने जल्दी अपन इसको निपटाएंगे उतने मैं आपके टेस्ट ले पाऊंगा, उतना मॉक टेस्ट ले पाऊंगा। ध्यान रखना, चैप्टर वाइज टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू रियली वांट टू फाइट इन द एग्जाम विद अ गुड कॉन्फिडेंस, तो इट मीन्स इट रिक्वायर्ड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब पूरे 3 घंटे का गेम एक साथ खेलना आना चाहिए हमको। और ऐसे गेम 2-3 बार खेल ली तो एग्जाम आपको कुछ भी नहीं लगेगी। आप देख लेना, पहला मॉक टेस्ट दोगे तो परफॉर्मेंस डाउन रहेगा, सेकंड में अप होगा, थर्ड में। पहला मॉक टेस्ट जो बंदा देता है उसको लगता है यार मैं कैसे